हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज 15 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके और एक बैच है जिसका नाम है द्रोणाचार्य बैच, इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। और के साथ साथ आप लोग पूरे साल 2026 के करंट अफेयर का पीडीएफ का एक प्रॉपर बैच है, उस बैच में एनरोल हो सकते हैं जिसमें नेशनल के और हरियाणा के आपको दोनों के ही करंट अफेयर मिल जाएंगे। पिछला जो सेशन था उसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि सोनीपत की स्थापना किस रूप में की गई थी, तो इसका ठीक आंसर था स्वर्ण प्रस्थ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। सोनीपत की स्थापना स्वर्ण प्रस्थ के रूप में हुई थी। और सोनीपत स्वर्ण प्रस्थ नाम जो है ना, मतलब स्वर्ण प्रस्थ से ही सोनीपत निकला है। फिर इसका संस्कृत भाषा में मतलब होता है स्वर्ण प्रस्थ, यानी कि सोने का स्थान। सोनीपत का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ जो ना पाणिनि की अष्टाध्यायी में है, जहां इसका उल्लेख बाकी शहरों के साथ में ही किया गया है। राजा हर्षवर्धन का जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो भी यहीं से ही मिला है। स्टार्टिंग में वो ऐसा माना करते हैं कि वो शैव धर्म का उपासक था, बाद में भगवान शिव को मानने वाला था, बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना 2.0 के तहत हरियाणा में हाल ही में कितने लाभार्थियों के लिए आवास परियोजना की मंजूरी दी गई है। तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने लाभार्थियों को आवास परियोजना की मंजूरी दी गई है, तो इसका ठीक आंसर रहेगा 2646 जो लाभार्थी है उनको आवास परियोजना की मंजूरी मिली है अभी हाल ही में। पात्र लाभार्थियों को जितने भी एलिजिबल पर्सन है उनको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है, 1 लाख रुपए राज्य सरकार देती है। इनके लिए 30 वर्ग किलोमीटर का एक हाउस साइज होगा, 45 वर्ग मीटर मैक्सिमम एरिया हो सकता है। घर पक्का और हर मौसम के अनुकूल जो है ना होना चाहिए। बीएलसी यानी कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है, इसमें व्यक्ति अपने जमीन पर खुद बनाता है। एएचपी मतलब क्या होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, इसमें सरकार या प्राइवेट पार्टनर के साथ में मिलके सस्ते घर बनाए जाते हैं। इनको मॉनिटर कैसे कर रहे हैं सरकार, सरकार मॉनिटर कर रही है जियो टैगिंग से। पैसा जारी करने से पहले मकान की लोकेशन और निर्माण की फोटो जो है ना ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी होता है। और सीएलटीसी क्लस्टर है, इस योजना को लागू करने के लिए 32 सिटी लेवल टेक्निकल, जिसको बोला करते हैं सिटी लेवल टेक्निकल सेल है, उनको क्लस्टर के रूप में बनाया जाएगा। तो सीएलटीसी कह दो या सिटी लेवल टेक्निकल सेल क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बैठक की अध्यक्षता की थी। और हरियाणा का हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट इसे लागू कर रहा है। बजट जो है ना, इसका प्रशासनिक खर्चा है, कैपेसिटी बिल्डिंग के खर्च में केंद्र और राज्य का अनुपात जो है ना वो 60-40 का रहने वाला है इसमें। हरियाणा सरकार के द्वारा साल 2026 में न्यूनतम वेतन में वृद्धि के बाद अकुशल कर्मियों का मासिक वेतन है वो अब कितना हो गया है। तो अकुशल कर्मियों का मासिक वेतन हो चुका है 15,220 हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में 35% की वृद्धि की है। अकुशल जिनके पास में कोई स्किल नहीं है उनको पहले कम से कम वेतन मिलता था 11,274 रुपये, लेकिन अब उनको मिल रहा है 15,220 इनका वेतन हो गया है। तो अकुशल का 15,220.71 हो गया है पर डे, लगभग 585.41 रुपए की बढ़ोतरी, मतलब इतना रुपए मिल रहा है। अर्ध कुशल जो है ना उनको पर डे अब 645 है। कुशल को पर डे जो है ना 711 है। और उच्च कुशल जैसे हायर स्किल्ड है वो 747 है, जिनको मंथली 19,425 रुपए निर्धारित किया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हाल ही में नवोदित गायकों की काउंसलिंग करने का निर्णय क्यों लिया है। हरियाणा के अंदर जितने भी सिंगर है ना उनका अभी उनकी भी काउंसलिंग की जाएगी। हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन ने ये डिसाइड किया है गानों में अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पे रोक लगाने के लिए। आपको याद होगा थोड़े समय पहले बादशाह का गाना था टटीनी सॉन्ग, हरियाणा में थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंस में वायरल हुआ था। और इसी करके जो है ना और भी कई सारे गाने हैं। अभी जैसे हरियाणा में मासूम शर्मा एक सिंगर है, उनको भी अभी रिसेंटली तलब किया है महिला आयोग ने। और कई जगह पे उनकी भी कई सारी स्टेटमेंट और ऐसे गलत वर्ड जो है ना यूज होते हैं। तो इसी करके सरकार चाह रही है, स्पेशली हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कहा है कि पहले इन सभी सिंगर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, मोटिवेट करेंगे, इनको समझाएंगे, इनकी काउंसलिंग करेंगे। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग ने ऐसा किया है। इसकी अध्यक्ष का नाम रेनू भाटिया है। गानों में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक भाषा सुनिश्चित करे, अश्लीलता पे रोक लग सके, सजा
से पहले जागरूकता और काउंसिल पे जोर दिया जा रहा है। भी पहले एक बार लोगों को समझाया जाए, फिर भी नहीं मानते तो फिर सजा का प्रावधान हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979 के लागू होने के बाद कुल कितनी जमीन उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर हो गई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें टोटल जमीन जो है ना 395.72 एकड़ है, वो ट्रांसफर हो गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पलवल हरियाणा के डेप्यूटी कमिश्नर से व्यक्तिगत हल्फनामा एफिडेविट मांगा है, और अलीगढ़ यूपी के डीएम को भी निर्देश दिया गया कि वह जमीन ट्रांसफर के बाद उठाए गए कदमों और वर्तमान कब्जे की स्थिति जो है ना उसको दिखाए। विवाद यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979 के लागू होने के बाद बदली गई सीमा जो है ना उससे जुड़ा हुआ है। इसमें 395.72 एकड़ जमीन है यूपी में ट्रांसफर हो गई थी, और जिसमें से 1.28 एकड़ जमीन जो ऐसी है जो बाकी शेष ग्राम सभा की है। और प्रॉब्लम यह है कि जमीन की सेल डीड यानी कि विक्रय विलेख 1995 से 1997 के बीच हरियाणा में दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में ये जमीन यूपी के हिस्से में आ गई है। अब देखो, एक ओवल होते हैं, ओवल का मतलब जो केंद्र सरकार के द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। इनका काम होता है कि बंद हो चुकी संपत्तियों को बेचना, लेनदारों का भुगतान करना, व्यवसाय को कानूनी रूप से बंद करना। जमीन कब्जा लेना चाहते हैं, लेकिन प्लॉट की वास्तविक स्थिति जो है ना अभी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा 2018 में यूपी और हरियाणा के अधिकारियों की एक कंबाइंड मीटिंग हुई थी, उसमें इस स्थल का निरीक्षण भी किया गया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विवादित जमीन का केवल 8 एकड़ हिस्सा हरियाणा में है, बाकी तो सारा हिस्सा यूपी में आ गया है। न्यायमूर्ति पीयूष गोयल की एक एकल पीठ ने जो एकल पीठ है उसके द्वारा जो प्रकाश वाजपेयी की याचिका पे ये आदेश दिया गया था, और अगली सुनवाई 4 मई 2026 को होने वाली है। एकल पीठ मतलब अकेले, कोई और बाकी जजेस नहीं थे इसमें। हरियाणा में गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल जो है किस स्थान को माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल माना जाता है, लखनऊ साहिब को माना जाता है। और लखनऊ साहिब को तो ठीक है, इनका ननिहाल मानते हैं। लखनऊ साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल है, और उनकी जो है ना दस्तार बंदी यानी कि पगड़े बनाने की रस्म जो है ना यहीं पे ही हुई थी। लखनऊ साहिब में उनके बचपन का पलंग है, परात है और शस्त्र आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। और इसके अलावा गुरुद्वारा मंजी साहिब और गेंद साहिब, मर्दों साहिब, इनकी बाल लीलाओं के साक्षी माने जाते हैं ये। बंगाली युद्ध के समय में जो है ना गुरुजी बंगाली के युद्ध के समय कपाल मोचन में 52 दिनों तक रुके थे। अस्त्र शस्त्रों की सफाई की थी यहाँ पे इन्होंने, इसी जगह पे ही। और कपाल मोचन से ही सिरोपा देने की परंपरा की शुरुआत हुई थी, जो सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है। हरियाणा में ब्रह्म सरोवर भी है, कुरुक्षेत्र के पास में ब्रह्म सरोवर के निकट, जहाँ पे लंगर की परंपरा को भी आगे बढ़ाया गया है। और गुरुद्वारा जोड़ा साहिब है, सियासी सेंधा गांव में है। गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी के जूते जोड़ा जो है ना आज भी वहां पे रखा हुआ है। और सिरसा में दक्षिण यात्रा के दौरान गुरुजी का सिरसा के मार्ग से जो है ना वो गुजरे थे। और इसके अलावा जैसे जोरडरोही है, और इसके अलावा झंडा कला है, और लखी तालाब है, ये इनके प्रवास स्थल माने जाते हैं ये। इसके साथ साथ खालसा पंथ के लिए एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की नींव रखी थी। कपाल मोचन है, ये बैसाखी में विशेष आयोजन होता है, ये यमुनानगर जिले में है ये। और दस्तार बंदी है अंबाला का लखनऊ साहिब में है ये। और जो अस्त्र धोना है वो कपाल मोचन कुंड के अंदर यमुनानगर के अंदर हुआ था ये काम। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना। नारी वंदना अधिनियम साल 2023 के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में कितने परसेंटेज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो टोटल इनको दिया गया है 33% आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। 106वां संविधान संशोधन था, और इसके चलते हुए नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम आया था, 2023 में आया था। और इसका टारगेट यही है कि 2047 के संकल्प को जो है ना वो सिद्ध करना है। और रेणु भाटिया जो है ना अध्यक्ष तो है ये हरियाणा राज्य महिला आयोग की। इसे महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णायक कदम बताया है रेणु भाटिया ने हाल ही में। आरोग्य वन पहल हरियाणा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है? तो आरोग्य वन स्टार्ट किया है औषधीय पौधों का रोपण कर जैव विविधता को बढ़ावा देना। जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनके किनारे खाली पड़ी जमीन है, उसमें औषधीय वृक्षों का थीम आधारित वृक्षारोपण किया जाएगा।
लगभग 62.8 हेक्टेयर का एरिया है ये। 17 जगहों की इसके अंदर टैगिंग की गई है। शुरुआती फेज में 67,462 औषधीय पेड़ लगाए जाएंगे और ये लगने वाले हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में लागू की जाएगी। और इसके अलावा कृषि जलवायु की स्थिति के आधार पर 36 औषधीय प्रजातियों का सिलेक्शन किया गया है। इसमें नीम, आंवला, जामुन, इमली, नींबू, गुल्लर और मौलश्री शामिल है। इसके अलावा जो है ना आपके हरित गलियारे ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित होंगे पक्षी और सूक्ष्म जीवों के लिए, या जैसे मधुमक्खी है उन सबको तैयार करने के लिए। हरियाणा में मार्च 2026 तक कितने बिजली के उपभोक्ता है? तो मार्च 2026 तक हरियाणा में 83,000 79739 इतने टोटल नंबर ऑफ यूजर्स है। और हरियाणा में दो बिजली वितरण कंपनी है, उत्तर हरियाणा और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। दक्षिण वाले का हेडक्वार्टर हिसार में है, उत्तर वाले का हेडक्वार्टर पड़ता है पंचकुला के अंदर है। ठीक है। तो मार्च 2026 तक इतने नंबर ऑफ यूजर्स हैं। सो आज का ये सेशन आपका इतना ही है। आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था, इसके बारे में बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।